हेलो एवरीवन। आज सीए इंटर ऑडिट का एग्ज़ाम आप सब लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। पेपर वाज इजी, मतलब नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होता है उससे हल्का सा तो इजी था ही। लेट अस डिस्कस ऑल द एमसीक्यू सॉल्यूशंस। ठीक है, फर्स्ट जो अगेन मेरे पास जो एमसीक्यू पेपर है और तुम्हारे पास जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो टॉपिक के ऊपर अपने बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर सौरभ का क्वेश्चन है, ये बैंक ऑडिट और लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट पे, इससे सिंगल क्वेश्चन, कोई कहानी नहीं है। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देर आर 4 ऑप्शंस गिवन टू अस, हमें पूछा है कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। पहला ऑप्शन पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स, इनको LFAR बनाना पड़ता है, ये ट्रू है। सेकंड, LFAR का फॉर्मेट आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है, ट्रू है। 3, ये रॉन्ग है, 31 जुलाई नहीं 30 जून तक जमा होता है, तो ये फॉल्स है। LFAR में एग्जीक्यूटिव समरी दी जाती है पर वो मैंडेटरी नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। तो आंसर है 1 एंड 2 एज पर दीज ऑप्शंस दैट आर गिवन टू मी। तुम्हारे में अगर ऑप्शंस जंबल अप है तो कुछ और होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर है 1 एंड 2। सेकंड क्वेश्चन ये क्रिप्टो करेंसी का था, ये स्ट्रेट अवे बुक में चैप्टर 5 के एकदम लास्ट पेज से उठाया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है। देयर आर 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर डिस्क्लोज्ड। नंबर 1 प्रॉफिट और लॉस, नंबर 4 अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एज द क्लोजिंग डेट, एंड नंबर 5 डिपॉजिट्स और एडवांसेस। ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्केट वैल्यू ये नहीं था, तो मेरे यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 1, 4 एंड 5 दैट इज द राइट आंसर। ठीक है। थर्ड, ऑडिट रिस्क के बारे में पूछा है, और कोई रिस्क से मुझे मतलब नहीं है। अक्सर क्या होता है ना ऐसे क्वेश्चंस में, ये लोग बिजनेस रिस्क वगैरह बताने लग जाते हैं। अगर कंपनी की इन्वेंट्री को सही तरह से स्टोर नहीं कर रहा है थर्ड पार्टी, थर्ड इन्वेंट्री लाइन विद द थर्ड पार्टी, अगर सही तरह से स्टोर नहीं कर रहा है, खराब हो रहा है, क्वालिटी हो रहा है, वो मेरे ऑडिट रिस्क के पैरामीटर में नहीं आता है। ऐसे 501 एक्सक्लूसिवली टॉक्स अबाउट द कंप्लीटनेस एंड द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, और ये बकायदा वहां पर लिखा हुआ है कि क्वांटिटी एंड कंडीशन को लेकर रिस्क रहता है। तो यहाँ पर जो बाकी दिया हुआ है ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गलत है, इंश्योरेंस नहीं हुआ गलत है, क्वालिटी कंट्रोल सही नहीं, ये भी गलत है। द आंसर इज क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, डायरेक्टली बुक से उठाया है। ओके, ये चैप्टर नंबर 4 से है, ऐसे 501 के अंदर डायरेक्टली बुक से उठाया हुआ क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। कई जन को लगेगा कि सर 4 भी मुझे सही लग रहा है, पर देखो सही लगना और ICAI की किताब के हिसाब से सही होना, ये दो में फर्क होता है। तो ICAI की किताब के हिसाब से हम लोग को आंसर देना है, ठीक है। केस सिनेरियो 1, ये एजुकेशनल ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा केस स्टडी है। इसमें केवल कुछ पोर्शन है जो यूज हुआ है, बाकी पोर्शन केस स्टडी के क्वेश्चंस में यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक ये देख लो पहले, ये यही यूज हुआ है मेनली। 3 खर्चों को इन्होंने इनटैंजिबल असेट की तरह दिखाया है। फर्स्ट 6 लाख रुपीस इन हाउस रिसर्च पे हुआ है। चैप्टर 5 क्लियर बोलता है रिसर्च एक्सपेंस, चैप्टर 5 से रिसर्च एक्सपेंस जो भी होता है उसको सीधा आप एक्सपेंस में डालो तो वो एसेट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तो ये गलत है। सेकेंड वाला, द सॉफ्टवेयर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द हार्डवेयर, वेरेवर द सॉफ्टवेयर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ हार्डवेयर इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज टैंजिबल असेट, तो ये भी टैंजिबल असेट माना जाएगा, इंटेंजिबल नहीं। एंड थर्ड वाला, आप एक स्टैंडअलोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो फाइनेंस डिपार्टमेंट में विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, दैट इज ऑल्सो अलाउड। जरूरी नहीं कि इंटेंजिबल असेट केवल प्रोडक्शन में यूज हो, इंटेंजिबल असेट के 3 यूज होते हैं, मैंने बोला था परी, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड रेंटल टू अदर्स। तो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ये चलेगा, तो केवल इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इंटेंजिबल, ठीक है। बाकी मुझे और केस स्टडी की ऐसी जरूरत नहीं थी, ये मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 LLP के ऊपर महा इजी है। LLP हम लोग के लॉ में भी होता है, ऑडिट में भी होता है। क्या क्या पार्टनर्स चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल LLP को 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए, उनके पास डीपिन होना चाहिए, डीपिन और डिन एक ही होता है पर डीपिन होना चाहिए। एंड थर्ड, ROC के पास LLP रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, रजिस्ट्रार और फर्म्स के पास नहीं। तो 4 ऑप्शंस में से बाकी 3 ऑप्शन में एम्पल हिंट दिए जिससे लग रहा है ये गलत है, केवल ये थर्ड वाला मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है सही है। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, डीपिन होना चाहिए, ROC होना चाहिए। डीपिन डिन एक ही होता है, लेकिन अगर मुझे डीपिन मिल रहा है चॉइस में तो आई विल गो फॉर डीपिन, ठीक है। और भी हिंट्स से इससे पता चलता है कि A, B और D गलत है, तो आंसर है C एज पर द ऑप्शंस हियर इन माय बुकलेट। नंबर 5, ये भी LLP का एकदम इजी क्वेश्चन था। एनुअल रिटर्न इन LLP इज फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड, तो यहाँ पे डिले हुआ है। अगर आप अगस्त में अप्लाई जा रहे हो, अप्रोच कर रहे हो CA को अगस्त में, तो आप फाइनेंशियल ईयर के 60 डेज से बहुत आगे जा चुके हो, तो डिले हुआ है बिकॉज 60 डेज की लिमिट होती है, तो दिस द राइट आंसर। बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। अच्छा,
इनकमिंग ऑडिटर ने पुराने ऑडिटर को चिट्ठी लिखी, पुराने ऑडिटर ने कम्युनिकेट नहीं किया, इसको प्रोफेशनल बिहेवियर का प्रॉब्लम बोलते हैं। तो अनएथिकल हुआ है और प्रोफेशनल बिहेवियर। बाकी तीन ऑब्जेक्टिव्स में कॉम्पिटेंस बोला, ऑब्जेक्टिविटी बोला, वो सब गलत है। इट इज प्रोफेशनल बिहेवियर का इशू, तो ये सही है। नेक्स्ट, अगर आपकी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट की लिमिट बढ़ेगी, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इनिशियली रेवेन्यू का टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट 1 लाख था, उसको 2 लाख किया, तो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट अगर बढ़ है तो मुझे मतलब मोर टॉलरेंस मींस लेस सेंसिटिव, तो आप और मतलब क्या बोलते हैं, आराम से कर सकते हो, सैंपल साइज डिक्रीज कर सकते हो, आपको ज्यादा घनघोर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एकदम डायरेक्ट बुक से सैंपल साइज विल डिक्रीज, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट इंक्रीज होगा तो मुझे उतना चेक करने की जरूरत नहीं, सैंपल साइज विल डिक्रीज। नंबर 8, वो जो 3 आइटम्स थे ना, वही ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। आइटम नंबर 1, रिसर्च एक्सपेंस शुड बी एक्सपेंस्ड। आइटम नंबर 2, ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट, बोलने का मतलब टेंजिबल एसेट ही है। एंड नंबर 3, रिकॉग्नाइज्ड एज, वो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है 3 लाख का, रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट, तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन है सी। फ्रेश फार्म फूड्स का केस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग की बात हो रही है। ये एक्चुअली इन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसका फाइनल का दे दिया, पर क्वेश्चंस जो पूछे वो तुम्हारे सिलेबस के, पर कॉन्टेक्स्ट फाइनल का है। भारत की जो टॉप लिस्टेड कंपनीज होती है ना, उनको एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। BRSR रिपोर्ट लिस्टेड कंपनीज बनाती हैं, और उसका ना जो CA स्टार्ट ऑडिटर होता है वो उसके ऊपर अश्योरेंस देता है, लिमिटेड अश्योरेंस। उसके लिए एक स्टैंडर्ड एंगेजमेंट होती है SAE 3000, ठीक है, जो फाइनल में आती है, इंटर में नहीं आती है। तो कॉन्टेक्स्ट या स्टोरी तो फाइनल की है, पर क्वेश्चंस इंटर के ही आपके, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर 1, 2 क्वेश्चन है। पहले मेरे से यहाँ पर जो लिखा है उसके हिसाब से, एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी फैमिलियरिटी थ्रेट होता है, लोन टेकन फ्रॉम क्लाइंट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है। तो एज पर माई सीक्वेंस ओवर हियर इट इज फैमिलियरिटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 3 पार्टी रिलेशनशिप, 3 पार्टी रिलेशनशिप, 1 who is the practitioner Ravi and Mehta, second the responsible party which prepares the subject matter, तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कौन बनाता है, मैनेजमेंट, एंड हु थर्ड पार्टी इज द यूजर, तो ये बेस्ट ऑप्शन है नंबर ए। बाकी सारे तीनों ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। 11 नंबर में प्रोफेशनल एथिक्स को लेके वो होता है ना, इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स, उसको लेकर 5 ऑप्शंस दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वन ऑफ द टीम मेंबर इज एक्सेप्टेड सिग्निफिकेंट गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, और सेकंड ने लोन ले रखा है, तो अब इसको लेके आप क्या करोगे। 5 में से 4 सही है। पहला, obtain information from the firm to identify the threats, सही है। सेकेंड, evaluate whether the action constitutes a threat to independence, सही है। थर्ड, apply safeguard to eliminate threat or reduce to an acceptably low level. नंबर 5, consider withdrawal, अगर आप threat eliminate नहीं कर सकते तो engagement मत accept करो, और कर चुके हो तो withdraw करो। तो ये 4 सही है। ये चौथा ऑप्शन गलत है कि हम क्लाइंट के CSR कमेटी को रिपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये गलत है। बाकी 4 ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। 12 नंबर, प्रपोज डिविडेंड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। प्रपोज डिविडेंड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड, उसको हम लोग नोट्स टू एफएस में डिस्क्लोज करते हैं, उसको बुक्स में बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरह डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा ये, नो द डिविडेंड शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी, इंस्टेड द अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड शुड बी एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स, AS 4, ठीक है। फिर ये लास्ट केस है यहाँ के हिसाब से। 3 टीम मेंबर्स हैं, निशी, पारस, संजय, तीनों ने कुछ चेक किया, उसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। ओके, पढ़ लेते हैं। कहानी छोटी सी थी, नहीं भी पढ़ते तो चलेगा। पहली कहानी, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल निशी कर रही है, तो असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल को लेके ये दोनों ऑप्शन साफ गलत है कि 90 दिन में होना चाहिए, गलत। और दूसरा, आप कुछ भी असेंबली में चेंजेस कर सकते हो, नो आप नहीं कर सकते, गलत। ये 2 सही है। एक बार अगर फाइल असेंबल हो गई तो अब कोई चेंज नहीं होगा, अब 7 साल प्रिजर्व करो, और चौथा 7 साल प्रिजर्व करो, तो 3 और 4 सही है एज पर माई बुकलेट, ठीक है। तुम्हारे बुकलेट में उसका नंबर 3 और 4 कुछ उल्टा पुल्टा ऑप्शन हो, देख लेना। ओके, 14 नंबर, पारस इस नतीजे पे पहुंचा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गोइंग कंसर्न मटेरियल अनसर्टेनिटी को बिल्कुल भी एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया है। जब नहीं डिस्क्लोज किया है, दैट इज नोन एज MMS, और यहां पर हम QO या AO देते हैं, ऐसे 570, और QO AO का स्टैंड कौन सा होता है, 705, तो ये ऐसे 570 का क्वेश्चन है, ये होगा आंसर A। दिस वाज क्वाइट इजी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, पेज नंबर 7.18, इसकी तो पूरी लिस्ट थी जिसको याद करने के लिए मैंने कॉपी में नोट्स दिखा दिए थे, और अभी रिवीजन भी करवाया था मैराथन में, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी,
देयर आर टोटल 5 इंडिकेटर्स गिवन, पढ़ के भी एक स्टूडेंट गेस कर लेगा कि 4 और 5 तो बल्कि मतलब डेफिशिएंसी नहीं, अच्छी बात है। जैसे नंबर 5 मैनेजमेंट इफेक्टिव रिस्पॉन्स करती है तो अच्छी बात है, ये डेफिशिएंसी नहीं है। चौथा कंपनी में रैप प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई रिस्क, ये भी अच्छी बात है। ये 3 गलत है और यही 3 पूरा बुक से उठाया हुआ है। तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के। मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्टेड बाय ऑडिट प्रोसीजर्स, डिस्क्लोजर ऑफ एमएमएस, एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट्स इनएबिलिटी टू ओवरसी एफएस। तो ये 3 यही इंडिकेटर ऑफ डेफिशिएंसी, ये आंसर है। मेरे यहाँ पे ये ऑप्शन लिखा है 1 2 3, तो 1 2 3। ओके, सो दैट वाज द डिस्कशन ऑफ द पेपर एमसीक्यू सॉल्यूशंस। आई होप आप लोगों के बहुत सारे अच्छे गए होंगे। मुझे हर बार कमेंट्स में बहुत अच्छा ही पता चलता है कि भाई स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं 22, 24, 26, 28 एंड आई बिलीव कि आईसीआई इस बार चीज़ों की उथल पुथल को देखते हुए पेपर भी इजी चेक करेगा। मुझे ऐसा प्रिमोनिशन था कि पेपर इजी आएगा और मैंने कल टेलीग्राम में बात आप लोगों को बोली भी थी कि पेपर मेरे ख्याल से इस बार इजी आने वाला है और शायद करेक्शन भी इजी हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भारी मात्रा में इस बार ऑडिट पेपर क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय। थैंक यू।